इनकम टैक्स समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर इनकम टैक्स के अंडर कौन कौन पर्सन लाइबल होते हैं। इनकम टैक्स में केवल हम और आप जैसे इंडिविजुअल ही टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होते हैं, बल्कि इनकम टैक्स ने लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करके रखा है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं कैटेगरीज और इन्हीं टाइप के पर्सन्स को समझने वाले हैं कि आखिर इनकम टैक्स के अंदर कितने तरीके के पर्सन्स होते हैं और पर्सन्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इनकम टैक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम दीपक गुप्ता, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो गाइज, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि आखिर पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और आखिर एक्चुअल में इनकम टैक्स के अंदर पर्सन कहते किसको है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पर्सन आखिर होता कौन है। यहाँ पे पर्सन का मतलब हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से नहीं है। हम लोग तो इसमें इंक्लूड होते ही होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं और ऐसे ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको पर्सन के अंदर इनकम टैक्स ने इंक्लूड किया हुआ है। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन का मतलब है वो ये है कि जिन भी लोगों पे आइदर वो फॉर्म हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो या फिर कंपनीज हो, जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, उन सभी को इनकम टैक्स पर्सन कहता है। इनकम टैक्स ने इन सभी पर्सन्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके रखा है और इन सभी पर्सन्स की अपनी सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी होती है। तो जो सबसे पहला अपना पर्सन का टाइप है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में बेसिकली हम, आप और जो भी नॉर्मल लोग हैं जो सैलरी से, जिनके पास इनकम आती है, नॉर्मल बिजनेस से इनकम आती है, रेंट से इनकम आती है, या फिर जो भी सोर्सेज हैं इनकम के, उन सभी सोर्सेज से इनकम उनके पास आती है और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो वो सभी इंडिविजुअल पर्सन कहलाएंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हो और वहां से आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो इनकम टैक्स में जाके आपके इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में टैक्सेबल होगी। यानी आप एक तरीके से इनकम टैक्स को इंडिविजुअल पर्सन के कैटेगरी में टैक्स पे कर रहे होंगे। अपना जो नेक्स्ट टाइप है पर्सन का वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिकली जो भी पर्सन हिंदू लॉ के अंडर कवर होता है वो सभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आता है। यानी हिंदू लॉ के अंडर केवल हिंदूज ही नहीं आते हैं, मैं ये चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। हिंदू लॉ के अंडर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कम्युनिटीज के लोग भी आते हैं। यानी जो भी इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ उन पे एप्लीकेबल हो जाता है। और उस हिंदू लॉ के अंडर जो भी पर्सन आते हैं उनको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैटेगराइज करते हैं। अब थोड़ा मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप हिंदू हो और आपके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपकी फैमिली में अगर कोई पुश्तैनी बिजनेस चला रहा है, या फिर कोई आपके पास पुश्तैनी जमीन है जिससे रेंट आ रहा है, या फिर जो पुश्तैनी बिजनेस है उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर कैटेगराइज होगा और इनकम टैक्स भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग ही लगेगा, न कि आपका एक इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे जिसके एंड, नेम के एंड में लगा होता है एंड सन्स, लाइक XYZ लिमिटेड एंड सन्स, XYZ लिमिटेड एंड सन्स। इस टाइप के जो भी बिजनेसेस होते हैं ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ही कवर होते हैं। और इनमें जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी इनके पास पुश्तैनी जमीन होगी, इन पे जो उनको रेंट मिल रहा होगा, या फिर किसी भी तरीके का इनकम अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ रही होगी या फिर एंसेस्ट्रल बिजनेस से आ रहा होगा, वो सारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कैटेगराइज होंगे और उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भी पे किया जाएगा। जो तीसरा अपना कैटेगरी है वो है कंपनी। कंपनी कहने का क्या मतलब है, इनकम टैक्स कंपनीज जो भी होती हैं, आइदर वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, या फिर वन पर्सन, या फिर कोई भी अदर कंपनीज हो, इन सभी को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करती है। यानी इनमें जो भी इनकम होने वाली है, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस कंपनीज अर्न करेंगी, ये कंपनीज एज अ कंपनी जाके इनकम टैक्स के पास अपने रिटर्न्स को फाइल करेंगी। जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होंगी, तभी इनकम टैक्स उनको एज अ कंपनी कंसीडर कर रहा रहेगा। नेक्स्ट जो अपना कैटेगरी है पर्सन में वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर फर्म्स। पार्टनरशिप में बेसिकली जब दो या दो से अधिक लोग साथ में आके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, आइदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर, तो उस कंडीशन में वो आइदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाता है या फिर पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और जब ये पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कोई प्रॉफिट या फिर लॉस अर्न कर रहे होते हैं, तो वो एज ए इंडिविजुअल पर्सन हम और आप जैसे जाके
आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, बल्कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करेंगे। और जो भी इनको एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस लेने होंगे या फिर जो भी इनके टैक्स रेट होंगे, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो रहे होंगे। यहाँ पे दो चीजें मैंने बताई थी, एक पार्टनरशिप फॉर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर होता है, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बेसिकली छोटा डिफरेंस, एक नॉर्मल सा डिफरेंस बताओ तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं, यानी जो भी लोग मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है, यानी जब लॉस हो रहा होगा बिजनेस में, तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी उनको अपना घर बेच के भी उस लॉस की भरपाई करनी होगी। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो भी एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ रहता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, उतना ही उनको लॉस में पार्टिसिपेट भी करना रहेगा, ना कि अपना पूरा घर वगैरह सब बेच के। ऐसा कुछ सीन नहीं होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, उसमें पहले से ही हर पार्टनर्स की लाइबिलिटी डिसाइडेड रहती है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस है। जो नेक्स्ट अपना टाइप है पर्सन का, वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बेसिकली दो या दो से अधिक पर्सन साथ में आके बिजनेस कर रहे होते हैं और उनका मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, जो नॉर्मल बेसिकली बिजनेस का मोटिव होता है। तो वही यहाँ पे भी जब दो या दो से अधिक पर्सन साथ में आके बिजनेस कर रहे हो और वो खुद को रजिस्टर नहीं करवाए हो, तो उस केस में हम उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एज ए इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आप किसी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के साथ जाके एक साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपने एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई या फिर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया साथ में जब वो बिजनेस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो उस केस में आप दोनों को एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकम टैक्स कंसीडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा आप लोगों को आईटीआर फाइल करना रहेगा। नेक्स्ट जो अपना टाइप है पर्सन का, वो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जैसा ही है जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। बस डिफरेंस ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी पर्सन आ जा रहा था, आइदर वो इंडिविजुअल हो, आइदर वो कंपनी हो, एचयूएफ हो, कोई भी आके एक साथ बिजनेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे केवल दो इंडिविजुअल ही साथ आएंगे, और जब दो इंडिविजुअल साथ आ रहे होंगे तो वो कोई भी पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करेंगे। अगर वो पार्टनरशिप डीड साइन कर देते हैं तो उस टाइम उस कैटेगरी में तो वो पार्टनरशिप फॉर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में दो इंडिविजुअल्स तो आते हैं, लेकिन उस केस में वो एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में उन्हें हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे, और इनकम टैक्स उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसीडर करके ही उनके इनकम पे जो भी टैक्स है वो लेता है। जो अपना लास्ट टाइप है पर्सन्स में, वो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक ऐसी एंटिटी होती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स उन्हें एज अ पर्सन कंसीडर कर रही होती है। जैसे हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं है, वो कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाइक जो ट्रस्ट हो गए, जो यूनिवर्सिटीज हो गई, वो वो लिविंग बींग नहीं होता है, वो एक नॉन लिविंग बींग होता है। और वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज, ट्रस्ट या फिर कोई भी टेम्पल या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, ये जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे या फिर जो भी इनके पास इनकम आएगा उस पर जो भी टैक्स लग रहा होगा, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में रख के उन पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और इनकम टैक्स उन्हें उसी कैटेगरी के अंदर, यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के कैटेगरी के अंदर रख के ही उनसे इनकम टैक्स ले रही होगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी भी उनके प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स उनके उस इनकम पे टैक्स माफ कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखते हुए उन पे जो भी इनकम आया हुआ है उन पे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो यही थे 7 टाइप्स के पर्संस, जिसमें इनकम टैक्स ने न केवल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज ए इंडिविजुअल्स को रखा है, बल्कि और भी जितने भी फॉर्म्स और एंटिटीज होती है, जैसे कंपनीज, चैरिटेबल ट्रस्ट और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी इंक्लूड किया है ताकि वो भी इनकम टैक्स पे कर सके। आज के वीडियो को आप कंक्लूजन दूं तो बेसिकली जो भी इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन ह्यूमन बीइंग टैक्स देने के लिए लाइबल होता है, जिन पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, उन सभी को इनकम टैक्स एज अ पर्सन कंसीडर करता है। अब वो चाहे इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कंपनी हो, कोई भी हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
और अगली वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।